या प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। हम लोग क्या करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक जो वेक्टर को कंप्लीट किया था, उस वेक्टर में थोड़ा सा इस टॉपिक को सेकेंडरी रखने का मतलब होता है कि हमें थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स हम लोग देखते हैं डिफरेंट क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट्स होता है। और एक नया टर्म हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ गई कि डायमेंशन का होता है। ठीक है, हम लोग इस सब टर्म को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए समय बिना गमाए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग को इस टॉपिक से पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने एक टर्म लिखा है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की जब भी बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमने वेक्टर में भी बताया था, लेकिन सर आप दोबारा क्यों बता रहे हैं? लेकिन हम लोग उसी क्वांटिटी का तो यूनिट पढ़ रहे हैं और डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो फिर से बताना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग सब इसका डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल बाय एन इंस्ट्रूमेंट, measurable by an instrument, by an instrument, by an instrument, by the law of physics, by the law of physics, by the law of physics, by the law of physics is called physical quantity। क्या होता है ये? हमको इससे पहले क्या पता था कि फिजिकल क्वांटिटी वो जो मेजरेबल होता है, बट इसको थोड़ा सा हमने नया सा डेफिनेशन दिया है। मीनिंग वही है कि फिजिकल क्वांटिटी होता है जो मेजरेबल तो हो, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या क्या होता है। जैसे हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए कुछ स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। किलोमीटर यूज करने के लिए हम लोग सर्टेन मीटर का यूज करते हैं, गॉट इट। सिमिलरली वेट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन का यूज करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग वेट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, जो मास की बात कर रही थी हम लोगों ने, तो मास को मेजर किससे करते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, और क्या? बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इस चीज को मेजर करते हैं तो ये क्वांटिटी क्या होता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग एग्जांपल से देखना चाहें, हमने सबसे पहले क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटी मास, फिर बता था लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा। ये तो हम देखते हैं बहुत सारा, जो हमने वेक्टर में भी देखा था, मास, लेंथ, टाइम एंड एक्सेट्रा। ये होता है, लेकिन अब इस पर हमको विदाउट टाइम वेस्ट किया हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है मेजरेबल होता है बाय सम इंस्ट्रूमेंट। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के लॉ के सर्टेन में, that quantity is called as physical quantity। एग्जांपल है मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेइंग मशीन का यूज करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो भी एक लॉ फॉलो करती है। सेकंड, लेंथ के लिए स्केल यूज करते हैं, वो भी अपना वेइंग मशीन है। टाइम के लिए वॉच होता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब उसका अपना फिजिक्स होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी होता है। जनरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अथवा होता है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो जनरली टाइप्स की बात करते हैं तो हम लोग को पूछा जाए कि व्हाट टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी कैन डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी को, इसको जनरली 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो हमको 3 पार्ट की फंडामेंटल क्वांटिटी तो चाहिए ना। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड बोलता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जनरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स, जो भी इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स होता है, उससे फिजिकल क्वांटिटी को, वहां हमने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आपको याद होगा, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। वो हमको मेजरमेंट्स पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया था।
बट यहां पे जो हमने देखा तो 3 पॉइंट्स है बाय द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट होता है फंडामेंटल्स क्वांटिटी, उसके भी एग्जांपल्स होते हैं, उसको हम देखेंगे डीप से। सेकंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी इससे डिराइव्ड होता है। और थर्ड होता है एक्सेप्शनल सम क्वांटिटी, जो सप्लीमेंट्री होता है, न ये होता है डिराइव्ड होता है, ये फंडामेंटल होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से, फंडामेंटल्स पार्ट है ये, बेसिक हमारा फर्स्ट इंट्रो पार्ट किसका है, फिजिकल क्वांटिटी का। फिर हम लोग डील करेंगे इस तीनों क्वांटिटी को, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको आप अच्छे से पहले लिख लो। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको देखते हैं। क्वांटिटी एक्चुअली इसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब ये हमारा बेस है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ऑल्सो बेस क्वांटिटी। मतलब इसका कहीं से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन नहीं कर सकते। ये क्या होता है, एज यहां से शुरू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी, या उसको एब्सोल्यूट क्वांटिटी बोलते हैं। अब क्या होता है, जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी उसके नेमिंग होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेनली 7 टाइप्स ऑफ होते हैं। 7 टाइप के क्या होते हैं, 7 टाइप। आपने क्लास में पढ़ा होगा 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। करें क्या क्या होता है, तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है मास, सबको पता होगा। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, दिस इज लेंथ। अगर हम लोग थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, टाइम। अगर हम लोग फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम लोग फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये हमारा फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। जो हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसका होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको हम लोग मोली बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको आप लोग मोल पढ़ेंगे, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट इज मोल। सेवेंथ होता है, जो कि लास्ट में होता है, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। के लिए 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसको हम लोग करंट भी कभी कभी कोई बोलते हैं, तो वो भी हमारा साइनोनिम्स है, इसको हम लोग करंट ही बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज और करंट में जस्ट 2 फंडामेंटल क्वांटिटी का रिलेशन होते हैं, दैट इज टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम लोग सारे के यूनिट के बारे में भी चर्चा करेंगे, बट फंडामेंटल्स क्या था, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, उसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ये हम कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते, ये एज इट इज एब्सोल्यूट होता है। उसमें 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। 7 टाइप कौन कौन सा था, फर्स्ट ऑफ मास, सेकेंड इज टाइम, सर लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट, इज मोस्ट ऑफ द सेम, एंड फिफ्थ इज व्हाट इज दिस, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, दैट इज स्केलिंग करते हैं, वो होता है। 6 क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको हम लोग मोल के नाम से भी जानते हैं, एंड 7 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस इज द 7 फंडामेंटल यूनिट। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर और हम थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि इसका और सारा मतलब क्या होता है। देखिए, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है छोटा सा, इस फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या नया चीज निकाल सकते हैं उसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, जनरली फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 होते हैं जो देखा था, बट बेसिकली 3 क्वांटिटी होता है, जिसको मैकेनिक्स में बोलते हैं हम लोग बेस क्वांटिटी। इन मैकेनिक्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस पर हम लोग बहुत सारा डिसॉल्व करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। इन मैकेनिक्स 3 फंडामेंटल्स क्वांटिटी इज बेस क्वांटिटी, मतलब वही होता है जो 3, जो हम इस पे ज्यादा यूज करेंगे। बाकी 4 इज ऑल्सो गुड, बट 3 इज मोस्टली यूज, 3 बेस क्वांटिटी। सबसे पहले बात आती है, अगर बात करें हम लोग, तो पहले आती है मास।
सेकंड होता है लेंथ, एंड थर्ड होता है टाइम। अगर हम बात करें तो ये तीनों क्या होता है, दिस इज द बेस क्वांटिटी, और हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द बेस क्वांटिटी, इसका जेनेरिक नाम होता है। अगर हमसे सिंपल पूछे व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज 3। डिटेल्स जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा क्वांटिटी फंडामेंटल है, कौन कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, कौन कौन सा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। उसके बाद जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो यूनिट से शुरू होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, साथ साथ चलते चलते हम लोग क्या करेंगे, इस डिराइव्ड क्वांटिटी का जो भी हो, फंडामेंटल हो, सबका डायमेंशन भी देखेंगे। हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट इसी सब के अराउंड घूमेगा। गॉट इट। तो इन मैकेनिक्स क्या होता है, छोटा सा टर्म होता है जो कि हम लोग मैकेनिक्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज और 3 बेस क्वांटिटीज। गॉट इट। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट टर्म था उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। आपको नाम से ही पता चल डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होता है। जैसे मान लो हमने इस तीनों का यूज करके एक नया सा क्वांटिटी डिराइव कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी, which can derived by the help of fundamental quantity। वो होता है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, मान लेते हैं स्पीड, क्या है हमारा स्पीड, वेलोसिटी एक ही आएगा, स्पीड वेलोसिटी बात बराबर है क्योंकि उसका यूनिट हमको लेना देना भी है नहीं। स्पीड ले लो, फोर्स ले लो, एक्सेलरेशन, गॉट इट। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, मोमेंटम, टॉर्क, जितने सारे एग्जांपल आ सकते हैं। तो वो क्वांटिटी हम लोग करके भी बताएंगे क्या इसका एप्लीकेशंस कैसे होता है। तो हमको पता चला फंडामेंटल्स क्वांटिटी के हेल्प से जो क्वांटिटी डिराइव होता है उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल, छोटा है क्या है, जब भी बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग जितने क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटी किसके अंदर आ जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कैसे ये डिराइव्ड है, क्या हमने इसमें फंडामेंटल का यूज किया, क्या हमने इसमें फंडामेंटल का यूज किया, क्या हमने इसमें फंडामेंटल का यूज किया, क्या वही दिखाता है। आप लिखिए इसको पहले। हमने जो एग्जांपल का डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल देखेंगे क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, स्पीड की बात करी थी, स्पीड था, फिर क्या था, एक्सेलरेशन था, गॉट इट, एक्सेलरेशन था, फिर और क्या था, फोर्स था, प्रेशर भी हो सकता है, मोमेंटम ले लो, बहुत सारे हो सकते हैं, एनर्जी ले लो। आप इसी तरह लिखते चलेंगे, डॉट 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 चलेगा। अब हमको बताना है कि सर क्या ये कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्पीड का। एक्सप्लेनेशन में क्या था, हम लोग जब भी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड होता है क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपने पढ़ा क्लास 9 10th में, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। गॉट इट। डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम मतलब ओके सर, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या होगा, ये लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम लोग लेंथ को देखते हैं, जब हम टाइम को देखते हैं तो पता चलता है कि ये हमारा भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये भी क्या है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हमने एक थर्ड क्वांटिटी बनाया जिसका नाम स्पीड था, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो। एक्सेलरेशन तो पता है ना, LT2 माइनस होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, दिस इज द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, आप सबको पता होगा, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। बोलो सर वेलोसिटी तो नहीं है, ओके, वेलोसिटी मतलब स्पीड, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम, दो बार टाइम आ गया, गॉट इट।
डिस्प्लेसमेंट मतलब सर लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। अब तीनों क्वांटिटी क्या है? दिस इज द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या है, ये भी उसी से मिलके बना है। फोर्स की बात करो, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास वो भी देख लो आप, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज द मास? मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। किस फॉर्म में आता है वो? फंडामेंटल्स में आता है। इसको मास को लिख लो, मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटू। हमारा ये करने का मतलब है कि आपको आइडिया लगे कि जो भी क्वांटिटी इसमें डिवाइड हो रही है, जो भी क्वांटिटी इसमें डिवाइड हो रही है, फोर्स को हमने m इंटू ए लिखा, ये मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। एक भी क्वांटिटी में ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जब मैंने फोर्स को देखा, एक्सेलरेशन को देखा, स्पीड को देखा, तो पता चला कि इसको जब हम लोग डिराइव करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं सॉल्व करने के तरीके में, तो पता चलता है सर ये भी तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ की बात ही चल रही है। ठीक है, ये हमारा टाइम सब तो फंडामेंटल है। चलो एक और देख लेते हैं, प्रेशर। अब देखो प्रेशर की बात आए तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब तो फोर्स अपन ऐसे ही निकाल लें, तो लिख लो व्हाट इज दिस फोर्स, मास इनटू लेंथ। मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूं, बाकी इतना हमको समझ में आता है ये कैसे लिख, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। मतलब क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, तो बात चल रही। अगर हम लोग ट्रायंगल की एरिया की बात करते हैं 1/2 b इंटू एच, तो 1/2 इज द नंबर, b इंटू एच क्या लेंथ ही है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा ऑलरेडी लेंथ स्क्वायर। टू टाइम लिख देंगे, तो देखो यहाँ पे मास ही फंडामेंटल है, लेंथ ही फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, और ये लेंथ ऑलरेडी फंडामेंटल है। गॉट इट। मोमेंटम देख लो एक छोटा सा, मोमेंटम को भी सॉरी इस प्रेशर को पी आर से लिख लेते हैं, मोमेंटम को पी बोलते हैं। देखेंगे उसको, पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, मास लेंथ बाय टाइम। आपको यहीं से आइडिया होगा इसके यूनिट का, इसलिए मैं पहले से सारा कुछ को डिराइव करके बता रहा हूं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल्स है, ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो भी फंडामेंटल्स है। यहां से अगर आप सबका फंडामेंटल में लिखना सिखा दूंगा, मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, तो आप सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हैं। जब आप यूनिट सीख जाएंगे तो आप डायमेंशन सीख जाएंगे। तो सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं कि जस्ट एक चीज सीख रहे हैं दूसरा चीज रिक्वायर्ड नहीं है, सबके सब क्या है, कोरिलेटेड है। अगर आपको ये लिखना सीख जाएंगे तो आप इसका यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट लिख लेंगे तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं। इसलिए पढ़ने का तरीका होता है, हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है, बट हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, तो उससे क्या होगा, अपना जो कंसेप्ट होते हैं बीच में कहीं मिसिंग नहीं होगा। अदरवाइज मैं एक ही करके आगे चल सकता था, उससे क्या होगा, आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वांटिटी भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। इसको आप अच्छे से पहले लिख लो, फिर हम लोग जो थर्ड टाइप था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमारा थर्ड था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो होता है जो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज थे उसको छोड़ने के बाद और उसके एप्लीकेशन को छोड़ने के बाद, जैसे मान लो फंडामेंटल कितनी क्वांटिटीज थे, 7 क्वांटिटीज, इसको छोड़ दो, मतलब ये हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। इसके अलावा का वो होता है, देखो फंडामेंटल साथ है तो इसी से मिलकर तो डिराइव्ड क्वांटिटी बना, हम लोग डिराइव्ड काउंट नहीं करेंगे। तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, टू एडिशनल क्वांटिटी इज देयर, जिसका नाम होता है, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल, इसको हम लोग 12th में यूज करते हैं, बहुत काम की चीज है, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगर इसको थोड़ा सा चर्चा करना चाहे, होता क्या है ये, तुमको पता है दिस एंगल जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। मैं रीडिंग करके लेता हूं,
ये बोलता हूं मैं ओमेगा, इसको इस तरह रीड करते हैं, दिस इज कॉल्ड थीटा, THETA। इसको क्या करते हैं, थीटा से रीड करते हैं, और इसको हम लोग ओमेगा से रीड करते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट की चर्चा तो हम लोग करेंगे, पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं यूनिट, इसका होता है एक्सेप्शनल केस है, इसका होता है रेडियन, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन हम लोग जस्ट याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, क्योंकि हमको पढ़ना उतना अच्छा से 12th में, बट आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें क्या होता है, व्हाट इज प्लेन एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल। जैसे मान लो कोई लाइन है, व्हाट इट, हमने क्या किया, कोई आर्क ऐसे ड्रॉ किया, गेट द पॉइंट ना। अब क्या होगा, आर्क जिस पॉइंट तक जाएगा जो एलिवेशन ये एंगल बनता है टू द प्लेन। अब आर्क कहां से चला था, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में जितना सा एलिवेशन लेगा आर्क, दैट एंगल मेक बाय द लेंथ इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। अगर मैं इसको रेडियस r ले लूं तो ये भी रेडियस r होगा, आर्क मतलब सर्कुलर आर्क लगना चाहिए। और क्लास 10th की डेफिनेशन से इसको हम लोग L बोलते हैं, L मींस आर्क लेंथ, गॉट इट। तो यहां से रिलेशन आता है प्लेन एंगल के टर्म में, प्लेन एंगल के टर्म में क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। यू गॉट द पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू L बाय R होता है। अब थीटा इज इक्वल टू जब L बाय R होगा तो बोलोगे सर हाउ, एट ए मैक्सिमम थीटा। थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसको देखेंगे। अगर हम लोग बात करें, अगर ये कंप्लीट सर्किल हो जाता, अगर ये कंप्लीट सर्किल हो जाता, तो पता है L का वैल्यू कितना होता, ये छोटा सा L था, वो टोटल कितना होता, 2 पाई r, दैट इज द पैरामीटर, दैट इज द पैरामीटर। उसको हम लोग 2 पाई r को r से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल इसके 2 पाई। तो प्लेन एंगल कितना बन सकता है, इस प्लेन के रिकॉर्ड में वो क्या पता चलता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल इज 2 पाई। तो हम लोग क्या पता चले, किसी भी आर्क में किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी सर्टेन एलिवेशन तक जो एंगल 2D प्लेन में बनता है वो क्या होता है, हमारा प्लेन एंगल होता है। अभी तक हमने जितना भी एंगल पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू समथिंग, जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, सारा का सारा क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। जो नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, इस पे हम थोड़ा सा डीप में चर्चा अभी नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि सॉलिड एंगल हमें दिखता कैसा है और थोड़ा सा आइडिया क्या होता है। अभी आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे, बट थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। आप पहले इसको लिख लो, मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं सॉलिड एंगल, इसको पहले लिख लो। अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें, अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं, हमने क्या बताया, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। आपको लिखना सिखाया था, आपने इसको ओम में देखा होगा एक 10th के इलेक्ट्रिसिटी में। इसका नाम यहाँ क्या होता है, ओमेगा, OMEGA, बहुत मीनिंग सेंस होता है। अब देखो, इस एंगल को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हमें 3D ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आपने कभी देखा होगा उसके पास जो बेचता रहता है, आपको देखा उसको, क्या नाम है उसको, जो कुछ बेचता है रोड पे, भूजा बेचता रहता है, गॉट इट ना। कुछ इस तरह का वो फॉर्म दिखाता है, गॉट इट। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। इस तरह के फॉर्म में क्या होता है, ये थोड़ा हमारा ऊपर उठ गया, बट ये स्फेरिकल पार्ट हो, जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, गॉट इट। आइसक्रीम पॉइंट वाला कैसा होता है, लाइक दैट, ऐसा होता है, गॉट इट, एग्जैक्टली इसी फॉर्म का होता है। ये क्या होता है, पूरा 3D स्ट्रक्चर। मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं, थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। ये जो कर्व लाइन है, देखो ये आर्क क्या कर रहा था, इस आर्क का एंगल यहां बना हुआ थीटा होता था। ये जो कर्व लाइन होता है, ये सरफेस, इसको हम लोग क्या करूं, थोड़ा सा पिचअप कर दूं। ये जो सरफेस, इसके पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं, इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल होता है। ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो आसान होगा। ये जो खाली पार्ट है ना, अगर इसमें आइसक्रीम में भर दो, तो आइसक्रीम का जो इनर लेयर होगा, वो जो इस टिप पॉइंट के बाद जो एंगल बनाएगा, वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। और ये हमेशा 3D कोण में अच्छे से हम लोग दिखा पाते हैं। अगर आपको समझना होगा तो डीप से आप क्या करेंगे, एक आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम वाले कॉर्नर के नीचे देखेंगे, जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल होता है। हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन करते हैं, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा सॉलिड एंगल दिखता कैसे। अब देखो, इसकी चर्चा करते हैं, सबसे पहले कहते हैं सर ठीक है, अगर हम लोग थीटा की बात कर रहे थे, ओमेगा की बात कर रहे थे, बात सही है। अगर हम लोग L/R की बात कर रहे हैं, तो ये डिफाइन कैसे होता है, जो ओमेगा जो डिफाइन होता है। अब देखो, वो अगर लेंथ था तो लेंथ को हमने लेंथ से डिफाइन किया, गॉट इट।
ये हमको लगता है कि सर ये स्फेरिकल पार्ट होगा, क्यों? ये सर्कुलर और भरा भी है, इसका मतलब दिस पार्ट इज स्फेरिकल। अपन आर माना है, क्या करो ये लेंथ पार्ट छोड़ो, इस रेडियस आर। अगर ये हमारा आर है तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ठीक है ये जो रिलेशंस क्रिएट करता है वो ओमेगा इज इक्वल टू जो लेंथ होता है वो एरियल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है वो? एरियल सब्स्टिट्यूशन होता है, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी आएंगे हम लोग, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मतलब कौन सा आइडिया सर? अगर ये स्फीयर है, स्फेरिकल है, तो एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होता है, तो अपने को क्या मिलता है? 4 पाई। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा था। अगर आप देखेंगे पेट के जेईई मेंस के 2012 में, तो पूछा था कि प्लेन एंगल के, इसको जोड़ा था किसी और पेपर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पेपर से, बट बोला था कि जो सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। और आपको जान पे हैरानी होगी कि ये 2 पाई भी दिया हुआ था। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया? मैक्सिमम तो 2 पाई होता है, बट ऑप्शन क्या था हमारा? 4 पाई। हम लोग कभी सोच नहीं पाते कैसा होगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट रिव्यू से। अभी तक हमने एक क्वेश्चन देखा जो कि मेंस वाले ने एग्जैक्टली पूछा था। पहले इसका नाम AITRIPL ही हुआ करता था, 2014 के बाद ये बदला है, तो इसने जेईई मेंस में लिखा था, कुछ चलेगा नहीं, कैसा नहीं, जेईई मेंस नहीं था वो मेंस ही था। ये 2012 में पूछा गया था, तो हमको पता चला सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 4 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको लिख लेंगे। तो हमको यहाँ से एक क्वेश्चन सीखने को मिला, प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई होता है, सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई होता है। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। ये हमारा एरियल पार्ट होता है, वो हमारा प्लेन पार्ट होता है। तो हमको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया किसके बारे में? सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया, इसको और डीप से स्टडी करेंगे क्लास 12 में जब इसका एप्लीकेशन करेंगे। बेसिक्स फंडामेंटल यही है जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? आप पहले इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नोट्स थोड़ा सा लिख लेते हैं जो कि इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग कभी कभी इन कंफ्यूजन गलती ना कर बैठे, इसके लिए लिखो इसको पहले। अब एक छोटा सा नोट्स है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सिर्फ यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कैसे डायमेंशन लिखेंगे सर, इसका आपने बोला सर स्टेरेडियन, व्हाट इज दिस स्टेरेडियन? अभी तो फंडामेंटल कुछ आया ही नहीं था, इसलिए एक नोट छोटा सा है। इट हैज, यहां पर इट को कंसीडर करेंगे किससे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से। इट हैज ओनली यूनिट, नॉट अ डायमेंशन। अगर मैं थोड़ा इस पे चर्चा करना चाहूँ, इस क्वेश्चन पे कैसे आपसे पूछ लेंगे, अगर मान लो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए और बोलेंगे कि राइट आउट द डायमेंशन ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बोलेंगे सॉलिड एंगल का डायमेंशन बताओ, थीटा का डायमेंशन बताओ, तो आपको 4 ऑप्शन भी दे देंगे। ए में कुछ लिख के दे देंगे, बी में कुछ लिख के दे देंगे, सी में कुछ लिख के दे देंगे, और डी में लिख देंगे वी कैन नॉट फाइंड इट। बोलेंगे हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे, हमको इतना सोचना ही नहीं है। जब भी पूछेगा किसी भी क्वांटिटी का यूनिट होता है डायमेंशन नॉट पॉसिबल है, तो कौन सा क्वांटिटी होगा? हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगा। आई होप आपको ये सारा जो कंसेप्ट था अपार्ट फ्रॉम दैट सब समझ में आया होगा। इस छोटे से नोट्स को लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। आगे हमें क्या क्या और रिक्वायरमेंट पढ़ना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इस यूनिट टॉपिक पे इंटर करना है, क्योंकि हमने अभी सारे क्वांटिटी के बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया है, क्वांटिटी पे पर्सनली डील नहीं किया। लिखिए इसको पहले कि हम लोग को जो नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस पे। हमने जो वर्ड पहले टॉपिक में सर मैग्नीट्यूड सुना था, कभी मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन सुना था? नहीं सुना था। हम लोग क्या करते हैं, चर्चा ऑन मैग्नीट्यूड लिखेंगे। चर्चा किस पे करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड पे। आप सबको पता होगा, हमने पहले ही बताया। जब हम लोग मैग्नीट्यूड पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या जाता है, और मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, करेक्ट ना? हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड का मीनिंग अपने को सीधा जाता है, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं। लेकिन थोड़ा सोचो कि कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे मैंने वहां बेसिकली देखा था कि मैग्नीट्यूड सर्टेन वैल्यूज, गॉट इट ना? मैग्नीट्यूड मींस सर्टेन वैल्यू, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एज ए क्वांटिटी, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि बहुत मुश्किल से डेफिनेशन हम लोग सोचते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो है क्या है? मैग्नीट्यूड एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट क्या है? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका कुछ क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बोलोगे सर ये कैसे चलेगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एग्जांपल में देखो, जैसे
मैं बोलता हूं 1 2 3, ये भी तो कुछ टर्म ही है ना। जैसे 1 बोलते हमारे माइंड में क्या होता है, कुछ यूनिट टेस्ट शुरू होता है। जब 2 बोलते हैं तो कुछ मैग्नीट्यूड तो सोचता है अपने को ना, ऐसे 2 का मतलब थोड़ी नथिंग बोलते हैं। 3 का मतलब भी कुछ और होता है, 3 का मीनिंग भी कुछ और होता है, 2 का मीनिंग कुछ होता है, 1 का मीनिंग कुछ और होता है। इसका मतलब ये तो मेजरेबल है। जैसे बोलते हैं हम लोग 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर हम लोग इसको बात करें तो 1 2 3 का कुछ तो वैल्यू है, भले वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड का जो फिजिकल क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटा सा लगता है, हम लोग कभी सोचते हैं कांस्टेंट मींस क्या, अगर मान लो 1 था तो ये 2 थोड़ी हो जाएगा। अगर हमने इसको 1 लिखा तो ये किसी भी पार्ट में जाएगा, क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए याद रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब देखो, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड विद सम क्वांटिटिव नंबर। अब फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड विद सम क्वांटिटिव नंबर का मतलब हम क्या समझे। अगर हम बोलते हैं इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है सर, इसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, लिखो, हमने लिखा 2 मीटर, गॉट इट। आप बोलते सर 2 मीटर क्या हो सकता है, आपके माइंड में आएगा लेंथ, करेक्ट ना। आप बोलेंगे सर लेंथ जो हो सकता है वो 2 मीटर होगा। अब क्या करते, इसको डीपली एनालिसिस करते, 3 टर्म आया अपने पास, लेंथ एक आया टर्म, सेकंड ये 2 आया, और थर्ड ये मीटर ही आ गया। अब बोलते कि अगर लेंथ को अपन क्या समझे, फिजिकल क्वांटिटी ये है, अगर ये यूनिट है, व्हाट इज दिस टर्म, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या था हमारा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को तो अपन क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको सर्टेनिटी कैसे लाते हैं, इसको रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, उसको देखेंगे। अब देखो, इसका एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखें हम लोग तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। देखेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। चलो इसको अच्छे से लिखूं, मान लेते हैं हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू n है, और इसका u को हम लोग मान लेते हैं u। गॉट द पॉइंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने का मतलब होता है, आप सर कहना ये चाहते हैं कि nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। चलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम लोग यही बात तो कर रहे हैं। कांस्टेंट मतलब ये बता कि कुछ कांस्टेंट तो आएगा, बट इंसिडेंस ऑफ दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है वो, n1 है। अपन बोल दो u1 मींस कोई सर्टेन यूनिट, जैसे मान लो 1 मीटर की बात हुई थी, 2 मीटर की बात हुई थी, 2 किलोमीटर की बात हुई थी, 2 सेकंड की बात हुई। तो याद रखेंगे जो फंडामेंटल्स रीजन था मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। देखो क्यों होता है ये, जब भी हमने क्या किया, मान लो टाइम लेते हैं एग्जांपल में, ये तो टाइम कांस्टेंट कुछ होगा, मान लेते हैं टाइम, अपन बोलते हैं क्या 2 सेकंड, क्या बोलते हैं हम लोग 2 सेकंड, करेक्ट है। अपन लेंथ ले लेते हैं, अपन इसको बोलते हैं 2 मीटर, करेक्ट ना। अब क्या करते हैं, मास ले लेते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन 2 kg। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, भले यहां 2-4 मैंने सब में कांस्टेंट रखा, हो सकता है m 2 4 6 कुछ भी हो। दिस इज u1, दिस इज u2, दिस इज u3। हाउ, u1 इज द यूनिट ऑफ टाइम, u2 इज द यूनिट ऑफ लेंथ, u3 इज यूनिट ऑफ मास। इसका मतलब देखेंगे कि ऑलवेज कोरिलेशन है क्या, u1 u2, ओके सर, u1 u2, n1 n2 u2, n2 u2, n3 u3, ये रिलेशंस आते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड का रिलेशन होगा ऑलवेज क्या होगा, n1 u1 के एस्पेक्ट में होगा। अब बोलोगे सर इसको पढ़ने का इंटेंस क्या है। जब हम लोग डायमेंशन को बैलेंस करेंगे तो हमको पढ़ ले लिखने आना चाहिए। हम लोग को आइडिया पता होता है, जैसे मैं बोलता हूं एक 2 kg मास, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, इस तरह लिख लेते हैं 2 kg मास।
ये हमारे फिजिक्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। बट कोई बोलेगा सर 2 kg मास में ऐसे भी लिख दूं, kg/2, ये भी तो चलेगा ना। कोई बोलेगा सर मुझे ये पसंद नहीं, मैं ऐसे लिखता हूं, ये भी चलेगा। नहीं सर मुझे ये भी पसंद नहीं है, मैं क्या करता हूं, kg/2 मास लिखता हूं। मतलब कुछ भी लिख सकते थे ना अपन, बट एक सर्टेन पैटर्न होता है लिखने का। साइंस हमें ऑलवेज क्या फंडामेंटल्स सिखाती है। और फंडामेंटल सिखाने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। फंडामेंटल्स यही बताती है कि हम लोग को लिखने कैसे आना चाहिए, यूनिट का एजम्पशंस कैसा होता है। तो हम लोग क्या सिंपल लिखते हैं, 2 kg मास का मतलब होता है 2 kg मास। हम लोग किस में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ना कि मैं इसको डिवाइड कर दूं, यहां भी लिखूं यहां लिखूं, कुछ सेंस नहीं होता। kg2 भी लिख सकते हैं, बट ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता। इसलिए हमको यह मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, दैट इज द रिलेशंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिप्रेजेंटेड एज, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। साइंस हमें यह सिखाता है कि इसको अप्लाई कैसे करना, ठीक है। इसको आप अच्छे से कीजिए, छोटा सा टर्म है, और आपको मैंने एनालॉजी दिया था समझने के लिए कि टाइम के साथ वन एंड वन को रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेंस क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशन मतलब बोल रहे अपन क्या, अगर ये वाला पार्ट में थोड़ा सा यू बदल दिया, कुछ वैल्यू पूछ लेगा आपसे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखेंगे, मान लो 2 क्वांटिटी दिया हुआ, हमारे पास एक क्वांटिटी का नहीं पता है यूनिट क्या होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर n1 पता है, u1 पता है, n2 पता है, u2 नहीं पता, यू कैन फाइंड इजिली। देखो, और मान लो यूनिट नहीं पता, क्या कर सकते हैं, इसका हेल्प इसमें भी होता है। तो मान लो u2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय n2। यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन क्वांटिटी के यूनिट को भी पता कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब इसको लिखो, हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते थोड़ा सा इस रिलेशन को एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमें कैसे समझाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। रिलेशंस क्या क्या पता हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट ना। इसका मतलब बोलोगे सर आप ये कहना चाहते हो, ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हाउ, तो रिलेशन से दिखता है सर n1 का वैल्यू तो 1 है, दैट इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। n2 की बात करें वो भी कितना है, 100 है। अगर हम u1 की बात करें, u1 इज द मीटर एंड u2 इज द सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या होगा, चलो अगर हमको किसी एक यूनिट का चर्चा नहीं पता है, इसी के बारे में नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, U2 के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ U2, करेक्ट है। तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, U2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय n2। हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, n1 कितना है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100। जब ऐसा देखते तो क्या पता चलता है कि अपन इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। गॉट इट, ओके। 10⁻² मीटर, इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं कि अगर U2 जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 10⁻² होगा। इसका मतलब एक फंडामेंटल रिलेशन पता होता है U2 इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, मीटर फॉर्म में। अगर U2 सेंटीमीटर था, अगर U2 सेंटीमीटर होगा जो कि 1 दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो क्या होता है 10⁻² मीटर। क्या ये रिलेशन आपको पहले समझ में आया था, हमें पता है तो एनालॉजी सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। बट इस एनालॉजी को कैसे रेप्लिकेट करते हैं, कभी कभी क्या होता है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर, अदरवाइज किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर, सब में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें लॉन्ग टर्म के प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है, ये सब चीज सीख जाते हैं, बट ये हमारा फंडामेंटल्स है जो कि हमको अच्छे से आना चाहिए। इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम का कन्वर्जन कर दूंगा सेकंड के साथ, मिनट का सेकंड में हो जाएगा, आवर का मिनट में हो जाएगा, किलोमीटर का मीटर में हो जाएगा। जितने भी फंडामेंटल्स क्वांटिटी आएंगे समहाउ ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। अब बोलोगे इसका बताने का यहाँ पे लॉजिक ये है कि इसको लॉजिक का मतलब होता है कि ये सारा कंसेप्ट जब हम फ्यूचर सेंस में रिक्वायर्ड आगे चलेंगे तो वहां जाने के बाद क्या होगा, इस सारी क्वांटिटीज का जब कन्वर्जन लिखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला का प्रूफ आना चाहिए कि ये इतना ही होता है। यू गॉट द पॉइंट ना, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू इतना ही होता है। बोलोगे प्रूफ करके बताओ,
यू नो द रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल्स, आपको खाने में से याद होना चाहिए, n is directly proportional to 1 by u. This is the base behind the science. साइंस कभी भी कुछ छोड़ता नहीं, गॉट इट ना। साइंस हमेशा आपको सारा का सारा आइडिया दे के जाता है, अगर आप अच्छे से सिंसियरली देखेंगे तो, ठीक है। आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है, दैट्स ऑल। ये तो प्योर सबसे बेसिक रिलेशंस है। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट। इसी से डेका, हेक्टो, टेट्रा सब कुछ आ जाएगा, जो कि आपको जनरली डाटा आपको याद ही रहते हैं, ठीक है। इसको छोटा सा लिख लो, फिर हम लोग इंटर करते हैं हमारे टॉपिक। हम लोग क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा बहुत कुछ देखा होता है, क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से देखेंगे। देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि सर यूनिट लिखना किसका है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज थी, याद है आपको। फर्स्ट टाइप बताया था फंडामेंटल्स क्वांटिटी, सेकंड क्या था डिराइव्ड क्वांटिटी, थर्ड क्या था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जस्ट एक्सेप्शनल केस था, इसलिए हमने वहां उसका यूनिट का कांसेप्ट वहीं डिस्कस कर दिया था। क्या था वहां उसका यूनिट, यूनिट जस्ट लाइक ए रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन किसका था, प्लेन एंगल का था। स्टेरेडियन किसका था, रेडियन एसटी, और साथ में रेडियन ऐड करने के बाद किसका था, वो सॉलिड एंगल का था। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बट अपन क्या करेंगे, जो कंसेप्चुअल बात है, जो पॉइंट्स ऑफ रिगार्डिंग हमारा होगा उस पर ध्यान देंगे। चलो बात करें प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट, सबसे पहले कि ये किस सिस्टम से डिफाइन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। जब आप इसको देखते हैं तो इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल सिस्टम को डिराइव करेंगे, उसका प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या आता है। सिस्टम में 3 टाइप्स के यूनिट होते हैं। हम लोग जस्ट थोड़ा सा पढ़ना, आपने पहले पढ़ा भी हो, अगर आपको याद होगा तो। सबसे पहले होता है CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। दूसरा होता है SI यूनिट, अपने नाम सुना ही होगा इसको, स्टैंडर्ड। थर्ड होता है FPS, गॉट इट ना। थर्ड क्या होता है FPS। हमने देखा प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। एक होता है CGS यूनिट, ये होता है SI यूनिट, ये होता है FPS यूनिट। हमारे लिए सबसे जनरल यही होता है SI यूनिट, हमको बहुत पहले से ही पता है, बट थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्ट करें कि मीनिंग क्या होता है। अगर इस वर्ड को देखा जाए, इसका सेंटीग्राम सेंटीमीटर होता है, करेक्ट। G का मीनिंग होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। जब इस तीनों यूनिट हमको पता चलता है सर क्या क्या हो सकता है। सर सेंटीमीटर मतलब आप लेंथ की बात कर रहे हैं क्या, ओके वही बात है। ग्राम मतलब आप मास की बात कर रहे हैं क्या, हाँ वही बात है। और टाइम मतलब टी की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स क्वांटिटी एंड फंडामेंटल्स, लेंथ मास टाइम हमने बताया था। अब देखो ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का यूनिट होता है, सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब होता है FPS, हम दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, बाकी ये हम तो पता ही है पहले सबने। FPS मतलब होता है फुट, P refers to pound, करेक्ट है, और S refers to second। ये होता है फुट पाउंड सेकंड। ये हमारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स है। अपने मैक्सिमम लाइफ टाइम में यही आने वाला है, हमारे टॉपिक में सिर्फ यही आएगा। ये फुट पाउंड सिस्टम्स, CGS सिस्टम्स, ये दोनों तीनों सिस्टम का हमारे इतना यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, बट रिलेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसको टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए आप, इस टाइप को, इस टाइप को, इस टाइप को। इसका मीनिंग क्या होता है, FPS का मतलब, CGS का मतलब क्या होता है, और यहाँ भी आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा डिनोट कर दूं। फुट मीन्स दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करता है। पाउंड मीन्स मेजरमेंट ऑफ मास, दिस इज टाइप। मतलब आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करो, ये एक्चुअली पहले बिफोर 200 ईयर्स पहले की बात है, जब ये हर एक कंट्री का अपना अपना स्पेशल यूनिट हुआ करता था। बट जब तक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोई सिस्टम नहीं आया, तब तो लोग अपना अपनी कंट्री में लोग फॉलो करते थे। बट ये ब्रिटिश सिस्टम था जिसको हमने डिस्क्राइब किया था, वहां भी मास, लेंथ और टाइम को डिस्क्राइब करता है। ये भी सेम चीज को डिफरेंट मेथड से करता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बट हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है ये दोनों। इंपोर्टेंट क्या है, ऐसा यूनिट जिसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। आप क्या करें, डायग्राम को अच्छे से लिख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट के मेथड से समझते हैं कि क्या क्या हम इसके यूनिट में, जो भी फंडामेंटल्स क्वांटिटी है हमारा, क्योंकि फंडामेंटल्स क्वांटिटी से ही हम लोग सारा का सारा यूनिट डिराइव करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पहले लिखो, डायग्राम बना लिया। अब हम लोग क्या करके सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे? फंडामेंटल्स क्वांटिटी के लिए। फंडामेंटल्स क्वांटिटी का एक ही नाम है क्या? मास लेंथ टाइम। हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, बाकी सब हम लोग खुद से ड्राइव कर सकते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें फर्स्ट क्या है? मास है, सेकंड में लेंथ है, और थर्ड में क्या होगा हमारा? टाइम होगा। अब देखेंगे लिखते कैसे है। अगर मैं सबसे पहले क्या कंसीडर करूं? लेंथ को कंसीडर करते हैं। हमने बताया जब लेंथ होगा, इसका मतलब यहां पर हमने क्या सीखा था, ध्यान से देखेंगे। सी मींस सेंटीमीटर, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में क्या होता है? मीटर होता है। अब सेंटीमीटर, मीटर एंड फुट याद रखेंगे, आसान है देखना। लेंथ को सीजीएस में सेंटीमीटर, एसआई में मीटर एंड एफपीएस में फुट बोलते हैं। लेंथ क्या है? नेक्स्ट है मास। मास को जब इधर तो क्या बोलते हैं? सी जी। नेक्स्ट क्या है? जी। जी मतलब क्या होता है? ग्राम। करेक्ट है। अब ये ग्राम आ गए तो क्या होगा? ये किलोग्राम। ध्यान देंगे। और ये क्या होता है? पी मींस पाउंड होता है। गॉट इट। ये हमारा नेक्स्ट था। हम लोग को मास को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, ग्राम किसमें? सीजीएस में। एसआई में क्या बोलेंगे? किलोग्राम, और एफपीएस में पाउंड बोलेंगे। टाइम की बात आती है, कुछ नया नहीं। सेकंड सेकंड सेकंड, टाइम कभी चेंज नहीं करता। इससे हमको क्या पता चलता है पता है आपको? टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा नहीं कि इंडिया में अगर 10 बजे है, इंडिया में लोग उसको 10 आवर बोलते हैं, तो यूरोप में जाएंगे तो 20 हो जाएगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, यहां भी सेकंड, यहां भी सेकंड, यहां भी सेकंड। तो हमको क्या आइडिया मिला? टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर यहाँ इंडिया में टाइम कुछ हो रहा है तो बाहर में भी टाइम वही रहेगा। और टाइम का हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ टाइम बोलते हैं, वो लोग कुछ और बोलते हैं। हम उसको छोला भटूरा नहीं बोल सकते टाइम को। ऐसा नहीं कि अपन बॉम्बे में भी है, चाहे पुणे में है, तो पुणे में टाइम को टाइम बोलते हैं, बॉम्बे में टाइम को कुछ और बोलते हैं, वड़ा पाव नहीं बोल सकते। ठीक ना? इसी तरह अगर हम डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो वो भी टाइम टाइम ही होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये नहीं बदलता। आप कहीं भी चले जाओ, मंगल ग्रह पर भी टाइम ही रहेगा। गॉट इट। अब देखो यहां से एक छोटा सा सिस्टम आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कभी कभी लिख देते हैं एमकेएस सिस्टम। डरेंगे नहीं इस नाम से। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एमकेएस सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमकेएस सर? आपने सर एसआई में लिख दिया। एसआई को आपने बोला सर एमकेएस। हाँ सर, गुड है। एम मतलब रिप्रेजेंट करता है मीटर, ये तो लिखा था। के मतलब क्या बताता है? किलोग्राम। एस मतलब सेकंड। तो कभी ये लिखा होगा तो डरना मत, एसआई नहीं होगा तो क्या समझेंगे? एसआई एंड एमकेएस इज द सेम यूनिट। तो आपको फंडामेंटल्स का थोड़ा सा आइडिया हो गया किसका यूनिट क्या होता है। ऑलरेडी हमें पहले से पता था, बट थोड़ा सा रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। अगर रिलेशन पता होता है तो क्या होता है, हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस यूनिट को यहाँ पे, इस यूनिट को यहाँ पे। एक्चुअली हमें आता है पहले से, बट थोड़ा साइंस जानना उसके पीछे का रिक्वायरमेंट होता है। हमने अभी किसके लिए देखा? फंडामेंटल का। थोड़ा सा हम लोग एक दो ड्राइव्ड क्वांटिटी को भी देख लें। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी को भी एक दो देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। मांग सब ड्राइव्ड हमको पैरेलली सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिखो इसको पहले। ये सेम यूनिट होगा। थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी में क्या करते हैं हम लोग, ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। हमने दो एक तीन एग्जांपल लिया। फोर्स, वर्क या एनर्जी दोनों सेम होता है, और थर्ड है पावर। सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। हम लोग उसको सिंपल लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स को सीजीएस में बोलते हैं, उसको डाइन बोलते हैं। गॉट इट, आपको पता ही होगा, रेडिएशन एंड डाइन, करेक्ट ना? और ऐसा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। इसका रिप्रेजेंटेटिव हम लोग कैपिटल एन से लिख देते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, न्यूटन। ये न्यूटन के सम्मान में आया था। गॉट इट। और इसको एफपीएस बोलते हैं, पाउंड टन। थोड़ा सा अननोन अनोखा नाम लग रहा है, बट देख लेंगे। इसको बोलते हैं पाउंड टन। गॉट इट। नेक्स्ट होता है हमारा वर्क और एनर्जी। इसको सीजीएस में डाइन बोलेंगे, यहाँ यूनिट बोलेंगे। थोड़ा सा हम करेक्शन करना बताएंगे, यूनिट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमको नया नया चीज देखने को मिलेगा, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाउंड टन। एक नया टर्म आ गया ना, पाउंड टन क्या होता है, जस्ट पाउंड से रिलेटेड है। गॉट इट। अब देखो,
नेक्स्ट हमारा वर्क, वर्क या उसको अपन एनर्जी भी मान लें, तो एस आई यूनिट बोलते हैं, बोलते हैं अर्ग, सॉरी इसमें सीजीएस में अर्ग बोलते हैं, ये आरजी। जूल, ये क्या होता है जूल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको आइडिया ही होगा, जेल से। अब इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं फीट पाउंडर, एफ टी डॉट, यहां पे थोड़ा सा नया लग रहा होगा, पाउंड डाल, पहली बार देख रहे हैं ना इसलिए। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा पावर। तो पावर होता है क्या, स्पेशल पावर तो पावर होता है क्या, हमने पढ़ा था ना, पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, गॉट इट। एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग सीजीएस में, अर्ग पर सेकेंड, ई आर जी, अर्ग बाय सेकेंड। अब देखो जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं इसको, 2-3 यूनिट है, जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग वाटे बोलते हैं, करेक्ट ना, WATT, गॉट इट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब देखो फुट पाउंड डाल पर सेकेंड, सिंपल सी बात है, सेकेंड तो बदलने वाला नहीं है, गॉट इट। ये क्या होगा, फुट पाउंड डाल FT। तो बेसिकली हमें क्या रिक्वायर्ड था ना, ये सब, ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसआई में क्या लिखते हैं, बाकी डिराइव्ड बहुत सारे क्वांटिटी, मैं किस किस को आपको ड्रॉ करके बताऊं। आप अगर एक फंडामेंटल समझ लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक्स एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी रह जाएगा ना, सब हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में समाहित करेंगे और वहां सब लोग सॉल्व करेंगे, कैसे यूनिट निकालते हैं। बट जो हमने आपको यहाँ बताया 2 डिफरेंट फॉर्म में फंडामेंटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा डिराइव कर देंगे, फिर रिलेशंस भी आएंगे। तो क्या करो, इस डिराइव्ड क्वांटिटी का सारा डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पे क्या होगा, थोड़ा सा और फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग डिराइव कर लेंगे इसके माध्यम से। और हमें यूनिट लिखने आना चाहिए, यूनिट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखो पहले। हम लोग शुरू करते हैं, हमको आता भी फिर भी क्या कहते हैं, ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा नया मेथड है, तो हमको हर एक बार नया सीखने को मिलेगा, कॉर्डिनेट ना। अब बोला है कि एसआई यूनिट फाइंड करो, किसका, सबसे पहले स्पीड का निकालो, फिर एक्सीलरेशन का निकालो। तो आपको आता है, हमें पता है कि आपको आता है, फिर भी क्या करेंगे, एक जो एज यूजुअल कन्वेंशनल वे होता है ना, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो हमारा प्योर साइंस मेथड से, जिसको हमको उस पर ट्रस्ट कर सके। कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइव नहीं कर पाते, सोचे यही होगा क्या, कुछ और होगा क्या, इससे बेस्ट है कि हम लोग करके देखते हैं। चलो अब हम लोग फर्स्ट की बात करें, स्पीड की बात करें। एसडी अपन को क्या पता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। जब इसको देखते हो तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ, गॉट इट, लेंथ बाय टाइम, ओके। अब बोलेंगे सर यूनिट कैसे लिखना है, लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ओके। इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, S-1। अब लिखने का तरीका देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अच्छे कलर से लिख देता हूं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज, हमारे लिए पहली बार है तो पता चले इसको पढ़ते कैसे है, रीड एज मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हमको फंडामेंटली स्पीड पता था, इस लेंथ बाय टाइम लिखते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते, किसमें, एसआई में, याद रहना चाहिए। एसआई में किसमें करते हैं, मीटर में। हमने बोला था कि हमारा एसआई ही काम का है, क्या है, सिर्फ एसआई यूनिट ही हमारे काम का है, जो कि मैक्सिमम यूज होता है। इसलिए अपन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमको और थोड़ा इजी समझा के चला जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं मीटर बाय सेकेंड, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बोथ इज करेक्ट। इसको रीड कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एक्सेलेरेशन, देखो एक्सेलेरेशन की बात करते तो क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, गॉट इट, वेलोसिटी, इसको लिख लो, वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये यूनिट एक ही होता है। अगर मैं पहले लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, गॉट इट ना। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, लेंथ मतलब बात ये कहना सर मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, गॉट इट। इसको लिख के देख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। पढ़ेंगे कैसे,
रीड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल मेथड है पढ़ने का, जस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिखो दोनों इक्वल, गॉट इट। बहुत लोग सोचते हैं ऐसे भी लिख लो सर, ये भी चलता है। अगर कभी ऐसा लिखा हो डरना मत कि कैसे लिखा हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। थोड़ा सामने एरो के रखा, ऐसा भी डिवीजन का मीनिंग होता है, ठीक है। तो समझना नहीं कि वो नहीं हो सकता, ठीक है, करेक्ट है ना। तो हमको छोटा सा आइडिया मिल गया सर यूनिट लिखते कैसे हैं। इस तरह हम हजारों हजार यूनिट लिख सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे यूनिट लिखा जाता है, जो भी अगर फंडामेंटल्स आपको क्लियर होगा। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको फोर्स का करके बताता हूं, इसी में पैरेलली फोर्स का मतलब कैसे निकालेंगे। इधर देखेंगे, अगर फोर्स की बात हो तो हमको फोर्स क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज डज नॉट रिक्वायर एनी यूनिट। अगर हमको उसको लिखे बिना भी कर सकते हैं ना, बिकॉज हमको एक्सेलरेशन की यूनिट पता है। तो अगर मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी चलेगा अपना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं है ना, हमने फंडामेंटल्स आपको सिखाया कि लेंथ का मीनिंग क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑल अबाउट लेंथ, सब उसी का मतलब हम पढ़ते जा रहे थे। अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी तो हमारे लिए आसान होगी ना, इसलिए फंडामेंटल्स का यूनिट हमें आना चाहिए। अगर हम यूनिट को अच्छे से रिकवर कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से रिकैप भी कर पाएंगे, ठीक है। अब हम, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था आज के लेक्चर का। हम लोग जब नेक्स्ट डे आएंगे उसका कुछ वाइटल एप्लीकेशंस देखेंगे, जहां पे थोड़ा सा हम कन्वर्जन सीखेंगे, स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। अभी क्या होता है हमारे पास, मैं तो लिख रहा हूं, आपको लग रहा है सर मीटर पर सेकंड ऐसा ही लिख रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल एम क्यों नहीं लिखा, स्मॉल एस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे छोटा सा एस, कैपिटल एस क्यों नहीं लिखा। ये मेथड होता है, हम लोग किसको कैसे लिखेंगे, हमारा सा राइट तरीका कैसे लिखने का होता है। इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहीं क्यों लिखा, वहां क्यों नहीं लिख सकते। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको यूनिट लिखना सिखाएंगे कि यूनिट का लिखते कैसे, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फंडामेंटल्स, किसके बारे में हमने पढ़ा, यूनिट के बारे में पढ़ा। इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर लेटर हाफ में हमारा डायमेंशन अपने आप चला आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।